फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमें गिवन है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भी हमें गिवन है। उसके बाद बोला है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद बोला है कि इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी बताओ। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए के इक्वल। ये ए बी सी कहाँ से आ गया वो भी समझते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो होता है, ए वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ए होगा, वो होगा 4√3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो हमारा बी होगा वो होगा 5, और जो हमारा सी होगा वो -√3 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया कि रिलेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। लेकिन उससे पहले हमें अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करना है, जो कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने जा रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसा होता है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर के साथ। क्या मतलब कि जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ। कितना आएगा एक बार वो देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है 4√3 का -2√3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया, ये 8 इंटू -3, ये आ गया -24। यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, हमें -24 मिले। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बीच वाले नंबर का देखते हैं कि ऐसा नंबर मिले जिसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला टर्म मिल जाए, और जब उसका मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाए 24। ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर है, वो नंबर है 8 और 3। ठीक है, तो ये कितना लिख लेते हैं, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अभी क्या है कि अपने मन से ये 8 और 3 नहीं लिख लिए, क्योंकि अभी नंबर छोटा है, इसलिए ये पता कर पाना आसान था कि बिना सॉल्व करे आ गया है कि 8 और 3 आ गया है ना। क्योंकि जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना, प्लस का 5x मिल जाएगा, और जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें -24 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि नंबर ना काफ़ी बड़ा होता, मतलब ये 24 ना हो करके काफ़ी बड़ा नंबर होता, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ बड़ा नंबर आ गया होता, तब कैसे फाइंड आउट करते, एक बार ना वो भी देख लेते हैं तब क्या करना है। तो जो भी नंबर ये मल्टीप्लाई होके आता है ना, सबसे पहले उसका करते हैं फैक्टराइजेशन। ये बस समझने के लिए, ऐसा नहीं हर बार करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ऐसे आइडिया लग जाता है कि क्या नंबर वो हो सकता है, लेकिन मान लो कभी आइडिया नहीं लग रहा कि क्या नंबर वो होगा, तो क्या करते हैं ना कि 24 का ऐसा फैक्टराइजेशन कर लो। तो यहाँ कितना आ गया, फैक्टराइजेशन कर लिया है ना, तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद इनकी पेयरिंग करने की कोशिश करो। तो देखो एक पेयर तो ऐसा ही बन सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ गया 4 और 6। देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तब तो 24 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका प्लस या माइनस करने पे 5 नहीं आ रहा है, तो ये पेयर तो हो नहीं सकता है। फिर दूसरा पेयर देखते हैं, तो एक पेयर क्या हो सकता है 2, सिर्फ 2, और यहाँ से 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो एक पेयर तो 2 और 12 का भी हो सकता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, लेकिन प्लस और माइनस करने पे वापस से 5 नहीं आ रहा है। फिर से इसी में पेयर ढूंढो, तो एक पेयर क्या हो सकता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 8, है ना।
और फिर ये रह गया 3। तो अब देखो 8 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 24, और 8 में से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वापस से कितना आ जाएगा, ये 5। हमें यही चाहिए था। तो जब नहीं आइडिया लग पा रहा हो कि क्या वो 2 नंबर होगा, तब हम ऐसे फैक्टराइजेशन करके पता लगा लेते हैं कि कौन से 2 नंबर होंगे। लेकिन अभी क्योंकि नंबर छोटा है तो हमें बिना फैक्टराइजेशन करे ही मालूम चल गया कि नंबर 8 और 3 रहने वाला है। अब इसके बाद क्या करते हैं वो समझो एक बार। अभी क्या करते हैं ना कि जो भी ये नंबर और ये वाला नंबर है, शुरू का 2 नंबर, उसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √3x, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 2। आगे यहाँ से देखो तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है भाई दूसरे वाले में। तो यहाँ पर अगर समझो ना तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसलिए माइनस का कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ √3 है, यानी कि √3 भी कॉमन आ रहा है। √3 क्या आ रहा है, कॉमन, क्योंकि √3 इसके अंदर भी है और √3 इसके अंदर भी है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ गया √3, क्या बचेगा, x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है इसलिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल्स में कितना आ गया, 0। अब ध्यान से देखो, ऐसा ना हमेशा होगा, एक बात याद रखो, ऐसा हमेशा होगा कि दोनों ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट में मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ x नहीं बचेगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, अभी सही कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, बस एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर कॉमन आया था √3, तो यहाँ कितना बचेगा, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमेशा ही ऐसा होगा कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ना सेम आएगा, और अगर सेम नहीं है इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो चुका है। तो सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का कि क्या मेरा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। सबसे पहले चेक करो कि इस वाले ब्रैकेट का और इस वाले ब्रैकेट का सिमिलैरिटी सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर सेम है तो मालूम चल गया कि ये सही सॉल्व हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, जैसे ही सेम आ जाए उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में, और बाकी बचे हुए नंबर जो ये दोनों बचे हुए हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, और इक्वल टू में 0 चलने दो। अब अगला स्टेप क्या है, फिर से देखो, जो ब्रैकेट में यहाँ सेम था उसे यहाँ लिख लिया एक बार, और जो बाकी बचा हुआ था उसको यहाँ लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस वाले को एक बार 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखते हैं। तो जब पहले वाले को रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है, और एक बार रखेंगे जो दूसरे ब्रैकेट में है उसको इक्वल, तो यहाँ से पहले यहाँ से आ गया -2/√3, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, √3/4, यानी कि एक रूट हमारा कितना आ गया, जो अल्फ़ा आ गया वो कितना हुआ, -2/√3, और जो हमारा बीटा है वो कितना आ गया, √3/4, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आ चुका है, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, जीरोज़ निकाल लिया। अब रिलेशनशिप की बारी आ गई, उसे प्रूफ करके देखते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। एक बार क्या है ना, ये जो डिटेल है इसको हम इसको दूसरे पेज पे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि इसी से प्रूव होना है। यहाँ से इसको कॉपी करके दूसरे पेज पे पेस्ट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा हमारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे जब, तो अल्फ़ा कितना है, -2/√3 है, ठीक है, प्लस कर दो बीटा जो कि है √3/4, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4√3, यहाँ आ जाएगा 8 + 3 जो कि होगा -5/4√3। अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, कितना आ गया, -5/4√3। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, वो है -b/a। -b कितना है, -b यानी कि -5। यहाँ देखो b ऑलरेडी 5 है तो हो गया -5, और a कितना है, a है 4√3, यानी कि जब -b/a किया तब भी आया -5/√3, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का सम किया तब भी कितना आया, -5/4√3, यानी ये वाला रिलेशनशिप तो सही प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप, एक और होता है, वो क्या है, वो है प्रोडक्ट,
यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारा, वो है -2/√3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ √3/4। ये कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 से हो गया 4 कैंसिल, यानी ये आ गया -1/2। सही, अल्फ़ा बीटा आ गया -1/2। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। C कितना है हमारा, C है -2√3। C कितना है, -2√3। और A कितना है हमारा, A कितना है हमारा, 4√3 है हमारा A। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4√3। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, और ये भी कितना आ गया, -1/2। यानी कि जब हमने फॉर्मूला लगाया C/A तब भी आया कितना, -1/2। जब अल्फ़ा इंटू बीटा किया तब भी कितना आया, -1/2। यानी दोनों रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है और दोनों हमने जीरोज़ भी फाइंड आउट कर लिया।